कि आपको सत्ता चाहिए किसी भी कॉस्ट पे, और इतना तक कि अब जय श्री राम भी नहीं बोलने को तैयार हैं। आप कह रहे हैं जय जगन्नाथ, तो बैठ के कह रहे हैं लोग के पॉपकॉर्न खरीद के बैठ के देखते जाओ क्या होता जाता है। यहाँ तो रोज़ नई नई चीज़ें हो रही, सुबह कुछ सुनते हैं दोपहर तक कुछ और हो जाता है। डिमांड कर रहे हैं। हाँ, वो डिमांड्स हैं उनकी, कहाँ तक वो अकोमोडेट की जाएंगी वो डिमांड्स, या पहले कह के हम अकोमोडेट कर देंगे, बाद में फिर पैरों के नीचे से दरी खिसका लें कि सरकार ने जो सोचा था कितना उसको पावर मिलेगा वो उसको नहीं दिया गया है। तो और किस तरह से स्कैंडल हुआ, मतलब ये सब तो क्रिमिनल चीज़ हैं। आपने कितने लोगों की पूंजियाँ ख़त्म कर दी। कम संविधान तो नहीं बदल पाएंगे ये लोग, उनके लिए तो 2/3 चाहिए, तो उसकी तो बात ही नहीं अब कोई करेगा बहुत दिनों तक। सोचेंगे किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, बस सोचेंगे वो मेरा दुश्मन है, उसको पीटते जाएं तो सब ठीक है, बाकी खून माफ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात और इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं और यहां पर हमारे साथ हैं डीयू के प्रोफेसर नंदिता नारायण, जिनसे आप बात करने वाले हैं। मैम, आप लोगों का ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है और क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज हमारा प्रोटेस्ट है भीमा कोरेगांव के जो 16 डिटेनीज़ थे, जिनमें से एक की डेथ हो गई, फादर स्टैन स्वामी। अभी तक कुछ लोगों को बेल मिली है, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी जेल में हैं। बहुत साल हो गए हैं और ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है, बिल्कुल ही चार्जेस ही नहीं हैं कोई उनके इस तरह से इनके खिलाफ़। और ये ज़्यादातर हैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, टीचर्स हैं, और मतलब इन्होंने आदिवासियों के लिए काम किया है, या कुछ इनमें से ऐसे हैं जिन्होंने प्रोफेसर साई बाबा की डिफेंस कमेटी में काम किया था। प्रोफेसर साई बाबा की तो रिलीज़ हो गई और मतलब बिल्कुल उनको हर चीज़ में निर्दोष पाया गया कि कुछ भी उनके खिलाफ़ चार्जेस नहीं थे, किसी भी एक्ट ऑफ वायलेंस में किसी तरह से वो इन्वॉल्व नहीं थे। तो और 10 साल उनके ख़राब किए। तो अब जब वो रिहा हो गए हैं तो उनकी कमेटी में, उनकी डिफेंस कमेटी में, या उनके वकील सुरेंद्र गाडलिंग, उन लोग को क्यों अभी तक बंद करके जेल में रखा गया है? इस तरह से और भी जो उसमें साथी हैं। तो मेन तो हमारा वो है, लेकिन ये लार्जर क्वेश्चन ये है कि यूएपीए जैसे जो कानून है उसमें किस तरह से पूरा जो ओनर्स ऑफ प्रूफ आप अक्यूज़ के ऊपर डाल देते कि आप प्रूफ करो कि आप इनोसेंट हैं, जबकि आप चार्जेस तक देते नहीं हैं, ट्रायल तक नहीं शुरू करते हैं। आप अपनी बजाय कि आपको इनोसेंट अस्यूम किया जाए, आपको गिल्टी अस्यूम कर लिया जाता है। और बेल के प्रोविजंस इतने सख्त कर दिए गए हैं कि कोर्ट्स को बेल देने में भी मुश्किल हो रही है। और कोर्ट्स भी एक तरह के लगता है कि जो भी राजनीतिक दबाव है उसके अंदर लग रहा है कि लोग बेल आसानी से किसी को मिल नहीं रही है, बहुत कम को मिल पाई है। तो इनके लिए और भी जो यूएपीए में हमारे स्टूडेंट एक्टिविस्ट जैसे एंटी सीए मूवमेंट में इन्वॉल्व थे और एकदम बिना वजह, मतलब जो एक्चुअल कल्प्रिट्स थे उनको तो आप लोगों ने रिहा कर दिया, उनको मिनिस्ट्री भी दी है, क्या क्या नहीं दिया, रिवॉर्ड दिए, जो जिन्होंने वायलेंस इंसाइट की और जिन्होंने कहा कि हमें प्यार मोहब्बत से ही काम करना है, शांति से ही पीसफुली प्रोटेस्ट करना है। ऐसे लोगों को आपने बिना कोई वजह जेलों में इतने सालों से डाला हुआ है और बेल भी नहीं दे रहा है। तो ये किस तरह की दोहरी न्याय प्रणाली हमारे देश में है। और जब जिनका जो जेल में होते भी हैं उनको बेल क्यों नहीं मिलता है, जबकि जाने माने कन्विक्टेड लोग जैसे खूनी हैं, रेपिस्ट हैं, राम रहीम हैं, ये बाबू बजरंगी और बहुत सारे और जो बिल्किस बानो के मामले में जो रेपिस्ट कन्विक्टेड थे, उनको जब चाहे पैरोल मिल जाता था, जबकि डॉक्टर साई बाबा को एक बार भी पैरोल नहीं दिया। उनकी माँ बीमार हो गई, उनकी डेथ भी हो गई, उनको जाने नहीं दिया वहाँ पे। तो इतना जो कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी तरीका है कानून को इम्प्लीमेंट करने का और एकदम अन्याय से भरा हुआ, तो ये किस तरह की तानाशाही चल रही है हमारे देश में। हमें उम्मीद है कि अभी जो रिज़ल्ट आए हैं इलेक्शन में, वहाँ पे कम से कम थोड़ी सी अकल आएगी हमारी सरकार को कि हम इतना ऑल पावरफुल हम नहीं हैं, हम जो चाहे नहीं कर सकते। हम संविधान के अकॉर्डिंग हमको चलना होगा, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स हैं उनके हिसाब से चलना होगा, और थोड़ा सा इंस्टीट्यूशंस अपने आप को असर्ट करें, जुडिशरी असर्ट करे, मीडिया अपने आप को देखे कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या उनका मजाक बन गया अभी जो एग्ज़िट पोल आए हैं, है ना, और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को एकदम गुलाम बना लिया है, उस चीज़ से निकलें ताकि आप अपने देश की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। तो अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह का फॉर्मेशन आएगा, लेकिन उम्मीद हम करते हैं कि जो भी सरकार आएगी वो अब ध्यान में रखेगी कि लोगों के इंटरेस्ट को और संविधान के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अपना बेसिस बना के ही आगे काम चले। आपने लोकसभा चुनाव की बात की। लोकसभा के चुनाव के परिणाम को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या कोई स्थिर सरकार लगती है बन पाएगी 5 सालों के लिए? देखिए, ऐसा है कि अभी तो क्लियर नहीं है कि बन पाएगी स्थिर सरकार, लेकिन
मेरे लिए स्थिरता से ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी सरकार हो जो संविधान में विश्वास रखे, सेक्युलरिज्म में विश्वास रखे, हमारी आज़ादी हमको रिस्टोर करे, जो हमें अभी काफ़ी हद तक हमसे छिन चुकी है। मैं तो यूनिवर्सिटीज़ में देख रही हूँ कि क्या हाल है। तो हम चाहते हैं कि वो रेस्टोरेशन, एक तरह से एक तरह की इमरजेंसी में हम लोग जी रहे हैं कई सालों से, तो एक रेस्टोरेशन होना चाहिए जिसमें मुझे अपनी आवाज़ रखने की आज़ादी हो। यूनिवर्सिटी में हम लोग पॉलिसीज़ बनाने में हमारी टीचर्स की भागीदारी होनी चाहिए, और जो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जिस तरह से नॉर्मली होता था यूनिवर्सिटी में, डेमोक्रेटिक स्पेसेस होने चाहिए कि सब लोगों को अपने अपने तरीके से मीटिंग्स करके अपनी बात रखने की, डिस्कस करने का मौका मिलना चाहिए। वो नहीं हो रहा है। और यूनिवर्सिटी एक न्यूट्रल स्पेस होनी चाहिए, एक पॉलिटिकली अलाइंड स्पेस नहीं होनी चाहिए कि किसी का पॉलिटिकल एजेंट आप बन जाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें फैशिज्म में होती हैं कि जब आप सरकार इतनी अथॉरिटेरियन हो जाए कि हर जगह से गला सारे इंस्टीट्यूशंस का घोटने लगे, उनको कंट्रोल करने लगे, तब ये होता है। तो उससे हमें राहत चाहिए, और मुझे लगता है शायद ये एक कदम है उसकी तरफ कि सरकार ने जो सोचा था कितना उसको पावर मिलेगा वो उसको नहीं दिया गया है। तो इनको दूसरे एलाइज पे डिपेंड करना है, और जिन एलाइज पे डिपेंड करेंगे उनका कम से कम स्टेटेड पोजीशन है संविधान के प्रति, आज़ादी के प्रति, सेक्युलरिज्म के प्रति, तो वो इस तरह की तानाशाही को नहीं सपोर्ट करेंगे। इस तरह से एंटी माइनॉरिटी जो वक्तव्य आते हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं उसको नहीं सपोर्ट करेंगे, तो तब हमें थोड़ी सी उम्मीद है। अब कितने दिन चलेगी कोई कह नहीं सकता, ये तो इनकी अपनी अंदरूनी जो इनकी पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं उसके अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको क्या लगता है कि एनडीए की सरकार बनेगी दोबारा से, तीसरी बार मोदी सरकार 3 होगी, या फिर इंडिया गठबंधन भी सरकार बना सकता है? देखिए, ऐसा है कि अगर हम तो चाहते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी डिफेक्शन इंजीनियर किया जाए, जबकि पास्ट में ये बहुत हुआ है, मोदी सरकार ने किया है। दूसरी पार्टियों उसको तोड़ के, लोगों को तोड़ के, उनके ऊपर NIA वगैरह लगा के, ED लगा के उनको तोड़ के अपनी तरफ किया है। वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल फॉर्मेशन आइडियोलॉजिकली मिलते जुलते हैं, किसी वजह से साथ नहीं थे, बहुत सी वजह हो सकते हैं कि प्री अलायंस जो मतलब प्री इलेक्शन अलायंस नहीं हो रही होगी, लेकिन आइडियोलॉजिकली सेक्युलरिज्म पे, संविधान पे, सोशल जस्टिस पे वो अगर साथ हैं और हमारी फ्रीडम पे, तो उनको एक साथ हो जाना चाहिए। क्योंकि जो रूलिंग डिस्पेंसेशन था अभी तक, उनको बड़ी क्लियरली, मेरे समझ में, वो गलत हो सकती है, मेरी समझ में उनको इन चीज़ों में विश्वास नहीं है, जिस तरह से उन्होंने पूरा अपना प्रचार भी किया। तो जिनको इसमें है वो एक साथ हो जाए, नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ियाँ इनको माफ़ नहीं करेंगी। इनको अभी एक साथ हो जाना चाहिए, लेकिन ये होंगे कि नहीं हम नहीं कह सकते। और जो रूल्स हैं, किस तरह से जो ट्रेडिशंस हैं, तो प्रेसिडेंट किसको पहले इनवाइट करेंगी, मुझे लगता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वगैरह को तो उनको पहले मौका देना ही पड़ेगा। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या सिंगल लार्जेस्ट प्री इलेक्शन कोalition या अलायंस, जबकि अगर वो लिख के दे दें कि हम नहीं देंगे सपोर्ट, अगर उनको बहुत समय मिलता तो वो तोड़ फोड़ करके बना भी सकते हैं। तो ये हम देखना पड़ेगा कि किस तरह से, लेकिन क्लियरली कुछ लोग कुर्सी नहीं छोड़ने के लिए तैयार हैं। चंद्रबाबू नायडू हों या नीतीश कुमार, दोनों लोग अपनी डिमांड कर रहे हैं। हाँ, वो डिमांड्स हैं उनके, कहाँ तक वो अकोमोडेट की जाएंगी वो डिमांड्स, या पहले कह के हम अकोमोडेट कर देंगे, बाद में फिर पैरों के नीचे से दरी खिसका लें, तो ये भी हो सकता है ना। अब किसी को मिनिस्ट्रीशिप दें अभी, तो कोई गारंटी नहीं कि बाद में मिनिस्ट्रीशिप वापस ले लें, और तब तक आप इतना तोड़ फोड़ कर लें उन्हीं के लोगों में कि अगर वो लोग सपोर्ट विड्रॉ भी कर लें तो भी आपकी सरकार ना गिरे। ये है ना कि कितने समय तक ये चलेगा हनीमून, और उसके बाद क्या होगा ये कोई कह नहीं सकता। तो हमें ये देखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री गृह मंत्री कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की पोस्ट भी जा सकती है, स्पीकर की पोस्ट की डिमांड हो रही है। और जो मुद्दे हैं उस पर, जैसे अग्निवीर का मुद्दा नीतीश कुमार उठा रहे हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा उठा रहे हैं, और ऐसे ही नायडू भी तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, आरक्षण मुस्लिमों का। मुझे लगता है उठाना चाहिए, क्योंकि अगर इनको मौका मिला है तो ये सारे मुद्दे जो अपोजिशन के भी मुद्दे थे, इनमें जनता को इमीडिएटली राहत चाहिए। कितने दिन और अगर हम लोग रोज़गार के लिए इंतज़ार करेंगे या पब्लिक सेक्टर बच जाए उसका इंतज़ार करेंगे, तो एक क्रिटिकल पॉइंट टर्न हो सकता है और बहुत सारे लोग तबाह हो जाएंगे इस पीरियड में। आप पॉवर्टी की डेफिनेशन बदल के कह सकते हैं कि वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं, लेकिन लोग भूखे मर रहे हैं।
हम लोग देखते हैं, हम लोग ये काम भी करते हैं, मैं करती हूँ थोड़ा सा खाना वगैरह बांटने का। रोज़गार नहीं मिल रहा है, हम लोगों ने कैंपेन भी किया है, लोगों ने बताया है रोज़गार नहीं मिल रहा है। भूख के मतलब ये कि खाने के लिए ही लोगों को मजबूरी हो रही है, महंगाई इतनी ज़्यादा है और आमदनी है नहीं, तो कैसे काम चलेगा? इसलिए इसमें बहुत जल्दी राहत की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ पर हारे हैं यूपी में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ पर ये कहा जा रहा है, तमाम लोग खुल कर के सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं अंदरूनी कलह कहीं पे, कहीं जयचंद किसी को बताया जा रहा है, कहीं कहा जा रहा है अयोध्या से सामान मत खरीदो। नहीं, वो तो बहुत ही बेवकूफ़ी है। देखिए ऐसा है कि अयोध्या में आप लोगों के घर गिराएंगे, उनका व्यापार ख़राब कर देंगे, अपना सिर्फ कमर्शलाइज करेंगे, तो जाहिर है उसका आपको रेपरकशन भी झेलना पड़ेगा। लोग आप कितना भी भव्य मंदिर बनाएं, लेकिन आप मेरी ज़िंदगी तबाह करेंगे तो मुझे तो पहले अपनी रोज़ी रोटी, अपना घर प्यारा है ना। मंदिर तो फिर सबके लिए होता है, मतलब मैं अपने घर में बैठ के पूजा कर सकती हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं मंदिर में, इसी मंदिर में जाऊँ। तो अगर इस तरह का मंदिर बनता है जिससे लोगों की ज़िंदगी तबाह होती है, तो बड़ी क्लियरली भगवान राम ये नहीं चाहते हैं। आप देखिए किस तरह के राजा राम थे, वो एक धोबी के कहने पे भी इतना उसको इतनी अहमियत देते थे, और प्राण जाए पर वचन ना जाए, मतलब वो अपना सब कुछ त्याग के 14 साल चले गए वन में अपने पिताजी का वचन का लिहाज रखने के लिए। एक डूबियस वचन था कि वो वचन लेना ही नहीं चाहिए था केकई को, लेकिन उसका लिहाज रखने के लिए जो एकदम अनजस्ट था, अनफेयर था, फिर भी वो चले गए 14 साल वनवास में। उस टाइम पे वनवास इतना आसान नहीं होता था कि आप वन में चले जाओ, वापस कभी लौट के आ पाएंगे, नोबडी न्यू। तो इस तरह के मर्यादा पुरुषोत्तम को आप कहते हैं कि आप पूज रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं। आप तो कंस वाला काम कर रहे हैं, आप तो पावर हंग्री वाला काम कर रहे हैं कि आपको सत्ता चाहिए किसी भी कॉस्ट पे। और इतना तक कि अब जय श्री राम भी नहीं बोलने को तैयार हैं, आप कह रहे हैं जय जगन्नाथ। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी, और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी उनके काम आई, ये पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन। तो जिस तरह से हिटलर ने जर्मनी में किया था कि आपने बाकी जर्मन्स को जूस के खिलाफ भड़का के आपने लोगों को इतना उसमें इन्वॉल्व कर दिया, फिर पूरी तरह से उनकी आज़ादी आपने छीन ली, और वो अंधभक्त बन के वहाँ पे रह गए, और फिर क्या तबाही हुई जर्मनी में सबको मालूम है। तो इस तरह से हमारे देश में ये जो एक फॉर्मूला है कि बहुत आसान होता है धर्म के नाम पे लोगों को भड़काना और अंधविश्वासी बनवाना, और एक नशे की तरह उनको पिला देना, तब वो अपने रोज़ी रोटी के बारे में नहीं सोचेंगे, किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, बस सोचेंगे वो मेरा दुश्मन है, उसको पीटते जाएं तो सब ठीक है, बाकी खून माफ़। लेकिन ये नहीं चला, यूपी में ही नहीं चला, ये सबसे अच्छी बात है। ये जो फॉर्मूला था ये उत्तर प्रदेश तक में नहीं चला, जब फैज़ाबाद तक में नहीं चला, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है भगवान राम से मैसेज है कि आप इस तरह से मेरे नाम को गलत इस्तेमाल उसका मत करो। वो तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि धर्म को कभी भी सत्ता के लिए और व्यापार के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो करता है वो पापी है, वो राक्षस है। वन मैन सेंट्रिक जो था एक राजनीति थी और उसके इर्द गिर्द घूमती थी। अब जब सरकार नहीं बनेगी, चाहे एनडीए की ही बने चाहे इंडिया की बने, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं तिलिस्म टूट रहा है। ये आपको लग रहा है कि अब बीजेपी में के अंदर भी हलचल पैदा हो गई है? देखिए, बबल बर्स्ट हो गया है। जितने लोगों की बेइज्जती की गई है बीजेपी के अंदर, पुराने स्टॉलवर्ड्स की, वो भी कहीं ना कहीं अब अपना सोचेंगे कि कैसे बैलेंस रिस्टोर किया जाए। कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा अंदर। लेकिन अभी सस्पेंस बना हुआ है तमाम चीज़ों को लेकर के, जैसे सरकार फॉर्मेशन को लेकर के अभी लगातार मीटिंग पे मीटिंग ही हो रही है। और तो हम लोग तो बैठ के कह रहे हैं, लोग के पॉपकॉर्न खरीद के बैठ के देखते जाओ क्या होता जाता है। यहाँ तो रोज़ नई नई चीज़ें हो रही, सुबह कुछ सुनते हैं दोपहर तक कुछ और हो जाता है। तो बहुत ही अजीब हालत है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता का जो भविष्य है उस पर निर्भर करता है। ये सीरियस मामला है। अब बदलाव क्या क्या देखने को मिलेंगे, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा कम से कम संविधान तो नहीं बदल पाएंगे ये लोग, उनके लिए तो 2/3 चाहिए, तो उसकी तो बात ही नहीं अब कोई करेगा बहुत दिनों तक। दूसरा ये जिस तरह से इन्होंने गलत इस्तेमाल धार्मिक जगह के लिए किया था, हो सकता है थोड़े ठंडे हो जाएं, काशी मथुरा की बात करना बंद कर दें कुछ समय के लिए। ये तो काशी मथुरा भी चपत लगाएंगे इनको, ऐसे चपत पड़ चुकी है पूरे काशी में। क्या कम चपत पड़ी है? काशी में नरेंद्र मोदी जी 2 घंटे तक पीछे चल रहे थे, बाद में कुछ रिवर्स हुआ, वहाँ भी एलिगेशंस आए हैं कि CCTV बंद कर दिया, ये हुआ वो हुआ। अभी मैं वो सब नहीं देख रही हूँ, लेकिन सिर्फ 1-1.5 लाख का भी फासला कोई फासला होता है? राहुल गांधी का 4 लाख से ऊपर का फासला है विक्ट्री मार्जिन। तो ये भी तो चपत है, उसको तो आप पप्पू कहते थे। सारी सत्ता आपके साथ, सारे संसाधन आपके पास, सारा पैसा आपके पास, क्या नहीं आपके पास? डबल इंजन की सरकार,
तब जाके आपका 1 लाख 1.5 लाख का विक्ट्री मार्जिन आ रहा है। तो चपत तो वहाँ भी पड़ी है, उनको सोच लेना चाहिए चपत सीधे ऊपर से आ रही है, तो कहीं ना कहीं ऊपर से आ रही है। ये धार्मिक लोग नहीं हैं, लेकिन इनको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए करते हैं। कोई जेन्युइनली धार्मिक इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता है, लेकिन धार्मिक जो लोग हैं उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं इसका फल इनको मिलेगा। अंतिम सवाल है कि अलायंस में जो नीतीश जी हैं उनको पलटू राम कहा जाता है, और पलटू राम को जनता किस रूप में देखना चाहती है इस गवर्नमेंट को लेकर के? देखिए, मैं तो बिल्कुल पूरी जनता तो हूँ नहीं, लेकिन मैं अपने हिसाब से कहना चाहती हूँ, मैं भी मानती हूँ कि पलटू राम तो हैं, नो डाउट, लेकिन पलटू मतलब ऐसे थोड़ा डूबियस जिसको कहते हैं आपका करियर जो भी रहा है, पॉलिटिकल आपकी पोजीशंस, कोई वजह रही होगी, हम नहीं कह सकते कि कोई दबाव नहीं था, लेकिन इस स्टेज पे अगर हमें देश को बचाना है तो ये देखते हुए कि उनकी जो एक वो सोशलिस्ट राजनीति से आए थे, जेपी मूवमेंट से आए थे, उनका सोशल जस्टिस के प्रति एक निष्ठा है, उन्होंने जाति जनगणना कराई है ना, और भी कुछ अच्छे काम किए, और फंडामेंटली सेक्युलर हैं, तो उनको देश के भविष्य का सोच के उनको अभी सही जगह आ जाना चाहिए। मीडिया में क्या सुधार देख रहे हैं? मीडिया तो पूरी तरह से गुलाम है, मीडिया को तो फ्री करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो धीरे धीरे होगा। अभी तो कॉर्पोरेट कंट्रोल कर रहा है ना, अडानी का पावर ख़त्म होगा थोड़ा, और अंबानी का जो क्रोनी कैपिटलिस्ट है 5-6, तो फिर मीडिया को अपने आप धीरे धीरे आज़ादी मिलेगी, लेकिन इसके लिए सही सरकार आनी ज़रूरी। इस सरकार के बस की बात नहीं है, वो तो ये सब काम आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं कि इनको करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन उनका पूरा जो शुरू से लेके आखिर तक पूरा तानाशाह होता, एग्जिट पोल तक, और किस तरह से स्कैंडल हुआ, मतलब ये सब तो क्रिमिनल चीज़ हैं। आपने कितने लोगों की पूंजियां ख़त्म कर दी, लोगों ने इन्वेस्ट किया सोच के शेयर इतना ऊपर चला गया, अगले दिन सारा गिर गया। तो ये तो एक किस तरह से ये किया गया, ये एग्जिट पोल किस वजह से किया गया, तो इस पर तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और भी बहुत चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड वगैरह किस तरह से बहुत, और पीएम केयर फंड। तो ये तो अगर ये लोग हटेंगे तो हो सकता है इनको ये भी डर है कि ये सारे इन्वेस्टिगेशंस होंगे। तो हम देखना चाहते हैं कि किस तरह से, मुझे लगता है कि उसमें तो काफ़ी समय लगेगा कि किस तरह से मीडिया, अगर हम चाहते हैं आज़ाद हो और बाकी इंस्टीट्यूशंस आज़ाद हो, ईसीआई आज़ाद हो। आगे के लिए ऑपोजिशन को सोचना पड़ेगा कि यूपी में चला नहीं हो किसी वजह से, जो भी चल रहा था, लेकिन ईसीआई बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। जिस तरह से उन्होंने पूरे इस दौरान कोई भी एक्शन नहीं लिया, इतने जो ख़राब बयान दिए प्राइम मिनिस्टर ने, और बिल्कुल पक्षपात किया इन्होंने, और कोई सुनवाई नहीं थी किसी मामले में। हमें कैसे मालूम कि नहीं हुआ ये? किसने वो प्राइवेट इंजीनियर जो ईसीआई अपॉइंट करती है, उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।